हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास जो है बीएस सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 का जो है पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, पंजाब की संस्कृति, ये इसको हम साधारण शब्दों में एससीपी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं महाराणा रणजीत सिंह के जीवन के बारे में, और उसके बाद जो होगा हमारा महाराणा रणजीत सिंह के जो लाहौर साम्राज्य के अचानक पतन हुए उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो इतना जो मजबूत साम्राज्य का पतन किस वजह से और क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है। देखिए, सब्सक्राइब करने से ये मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइब से मेरा फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब से सिर्फ आपका फ़ायदा होगा। ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपका इसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप 8th क्लास के आपके भाई बहन हो, चाहे बीए क्लास के हों, सबको आपको इस चैनल से फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसमें जो है सिस्टमैटिक बातों को समझाई जाती है और सिस्टमैटिक आगे बढ़ा जाता है। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम देखते हैं हमारा जो है टॉपिक कि महाराणा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद लाहौर साम्राज्य के अचानक पतन के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण थे। तो इसके विचार में हम जो है अपना विचार भी रखेंगे और समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम जो है आपके सिलेबस के साथ चलते हैं, इसलिए हमेशा साथ मेरे साथ रहिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराना, हमने सिलेबस के साथ ही करना है। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वही मुक जाए वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? ठीक है, कि विघटन होना किसी भी राज्य के लिए इतना आसान नहीं होता है। आपको पता है कि महाराणा रणजीत सिंह जो थे पूरा पंजाब सूबे का महान जो है सम्राट थे, लेकिन सम्राट का इतने कम समय में पतन हो जाना ये बहुत ही आश्चर्य की बात होता है। क्यों? क्योंकि क्या ऐसा कोई भी योग्य शासक नहीं था? आपने पीछे पढ़ा भी है कि ऐसे एक ही शासक थे जिन्होंने काफ़ी जो है हिम्मत के साथ आगे बढ़ा, लेकिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इसके साथ जो था सारे के सारे जो भी बने वो अयोग्य शासक थे। लेकिन ये योग्य शासक थे तो सही, लेकिन ऐसा क्या था जो उनको पतन के कगार पे पहुंचा दिया? तो यही बात कहते हैं, उदय और गिरावट प्रकृति का कानूनी नियम है। उदय होना, ठीक है, और गिरावट प्रकृति का नियम है, और शक्तिशाली सिख साम्राज्य इसका कोई आपाद नहीं था। यह रणजीत सिंह की गतिशील कार्यवाहिकता के तहत अपनी महिमा का शिखर एवं तक पहुंचाया गया, और 1839 ईस्वी में उसकी मृत्यु के तुरंत बाद पत्तों के घर की तरह गिर गया। रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी जिनमें उसकी जैसी क्षमता और गुणों की कमी थी, एक के बाद एक सिंहासन पर आए, और उसके कारण लाहौर का सिख साम्राज्य बहुत तेजी के साथ, ठीक है, पतन की राह पर चलते पड़े। लेकिन यह एकमात्र प्रमुख कारण नहीं था जिससे शक्तिशाली सिख साम्राज्य के पतन की ओर धकेला हो। अनचाहे परिस्थितियां के साथ मिलकर कई कारकों ने सिख साम्राज्य के अंतिम विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर लेपल ब्रिन ने भी कहा है कि सिख राजशाही अपने उदय की अचानकता, ठीक है, अचानकता, उसकी सफलता की शानदारता और इसके खात्मों का पुण्य नेपोलियनिक था। यानी कहते हैं सबसे पहले तो यही बात आता है कि सिख साम्राज्य की गिरावट और क्षय के कारण क्या थे। यह विरोधाभास के किसी भी डर के बिना कहा जा सकता है कि लाहौर का सिख साम्राज्य 1839 ईस्वी के रणजीत सिंह के निधन के बाद जीवित न रह सका और उसके सार्वभौमिक शौक के 10 वर्षों के भीतर अपने मुख्यात अंत से जा मिला। सिख साम्राज्य के पतन के कारणों का आसानी से 2 समूह में हम विभाजित करेंगे। एक तो था रणजीत सिंह की जिम्मेदारियाँ क्या थी और अन्य कारक। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि रणजीत सिंह की जिम्मेदारियाँ, आखिर रणजीत सिंह की क्या जिम्मेदारियाँ थी कि उन्होंने जब शासन इतना जो है बड़ा सम्राट का जो गठित किया उसको ऐसा कैसे गिरने दे दिया। तो पहला तो यही बात आता है अंग्रेज के साथ आपने संबंध में उनकी कमजोरी और दुर्भावपूर्ण नीति, क्योंकि दुविधापूर्ण नीति रहने की वजह से ही ये कमज़ोर हुआ। बेशक वो बहुत बड़ा सम्राट थे, लेकिन उनके अंग्रेज़ों के प्रति जो नीति था वो बिल्कुल ही अलग थी। कहते महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेज़ों की और कमजोर और अस्थिरता नीति ने सिख साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ। अंग्रेजों के साथ अपने पूरे संबंध में हम रणजीत सिंह को घोड़े और अंग्रेजों को सवार के रूप में पाते हैं। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो अंग्रेज जो है सवार है और घोड़ा जो है रणजीत सिंह है, क्योंकि ऐसा ही सिद्ध हुआ और हुआ भी। सिख के साथ अपने संबंधों में अंग्रेजों की आक्रामकता और उत्तेजक नीति और महाराजा के संबंध को अपने सहयोगियों, तोकिलों और छावनियों द्वारा घिरने की उनकी नीति ने महाराणा को पर्याप्त रूप से आश्वस्त कर दिया।
कि वे भी कभी भी उसे छोड़ने वाले नहीं थे और अनुकूल अवसर मिलते ही वे उनके क्षेत्र को हड़प लेंगे। अंग्रेजों ने हर अवसर पर रणजीत सिंह को अपमानित करने की कोशिश भी किया, चाहे वो अमृतसर की संधि थी या फिरोजपुर संधि था या शेखपुर के संबंधित मामले थे। वो अपनी कमजोरी के बारे में जागरूक थे और उन्हें अपमानित भी महसूस हुआ जब उन्हें अपनी मर्जी के करने से रोका गया। तो हालांकि वह इस नीति और अपमानजनक व्यवहार को सहन करते रहे और अंग्रेज के खिलाफ हथियार का सहारा लेने के लिए साहस नहीं कर सके। इनके सिन्हा के शब्दों में ये बात पूरा क्लियर कहा गया था कि अपने जीवन के आखिरी दशक में रणजीत सिंह एक दयनीय व्यक्ति और साहस और निष्क्रिय थे। उन्होंने उत्तेजना के बावजूद संघर्ष से परहेज किया और वह अक्सर कहते थे कि लाल हो जाएगा। तो यही तो बात जो थी जो इनके साम्राज्य का पतन का कारण बना। अंग्रेजों की तरफ रणजीत सिंह की नीति केवल एक पक्ष में सराहनीय है कि वह जितने समय वे जीवित रहे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी, यानी वो पराधीन कभी नहीं रहे। सिख राज्यों के जहाँ तक वह वहाँ तक सुरक्षित रखा, लेकिन सिख राज्य का गिरावट के लिए कोई भी उन्हें उनकी जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेजों के साथ युद्ध जल्द या बाद में आना ही था। इस युद्ध से बचने के लिए बजाय उन्होंने खुद की अंग्रेज के खिलाफ लड़ाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बचना नहीं चाहिए था। अगर वो अंग्रेजों के साथ दो हाथ कर लेते तो शायद अंग्रेज यहाँ से भाग भी जाते और शायद उनके शक्ति का उसको एहसास भी हो जाता। रणजीत सिंह खुद एक सक्षम और अनुभवी जनरल थे और उनकी कमान के तहत एक मजबूत सेना भी थी। अगर अंग्रेज के खिलाफ सफलता की उम्मीद कोई किरण थी तो वह केवल रणजीत सिंह के गतिशील नेतृत्व ही तहत ही थी। हालांकि रणजीत सिंह एक साहसी दृष्टिकोण को अपनाने में नाकाम रहे और अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष को अपने उत्तराधिकारी के लिए स्थगित कर दिया। जो चालाक और संसाधनकारी अंग्रेज के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई का स्थगन रणजीत सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी और इसी गलती की वजह से जो है इनका पतन भी हो गया, इनका साम्राज्य का पतन भी हो गया। पंजाब के बाद में विलय अंग्रेजों की तरफ रणजीत सिंह की मुलायम नीति का सीधा परिणाम था, जो निश्चित रूप से एक बुद्धिमान कार्यप्रणाली नहीं थी। ठीक है, बहुत से साइड लोगों ने अपने अपने विचारधारा रखा है। इसमें सिन्हा ने कहा है डायरेक्टली कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ रणजीत सिंह की विफलता का एक प्रमुख कारण उसके प्रति उसकी कमजोरी नीति थी, यानी उनको जो थे हमेशा कमजोर नीति का अनुसरण कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि शायद रणजीत सिंह अपने द्वारा बनाए गए सम्राट को युद्ध के विनाश के खतरे से समक्ष बेनकाब करने से डरता था और इसलिए उन्होंने एक युद्ध नीति से परहेज किया और उसके बजाय दबाने की नीति का चयन भी किया, जो उनको लीड हुआ। रणजीत सिंह के प्रशासन काल में अपने उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने में विफलता, ये भी सबसे बड़ा कारण था। कोई भी राजा जो होता है अगर वो वृद्ध होने लगा है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको सही प्रशिक्षण, हिम्मत, जोश देना होता है, लेकिन रणजीत सिंह अपने उत्तराधिकारी को प्रशिक्षण देने में विफल रहे। सिंह साम्राज्य के पतन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि रणजीत सिंह ने अपने उत्तराधिकारी को समक्ष शासक बनने के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दिया था। केवल असाधारण गुणों वाले मजबूत शासक ही पंजाब के लोगों और उत्तर पश्चिमी सीमाओं के पठानों को नियंत्रण कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपने उत्तराधिकारी को प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की और उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रशासन को अपने हाथों में रखा और अपने उत्तराधिकारी को राज्य का कार्य प्रणाली में परिचित कराने का कोई अवसर भी नहीं दिया। तो ये भी कारण होता है, क्योंकि पिता के देख के ही बच्चे सीखते हैं और महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे बड़ा गलती यही किया कि अपने बच्चों को जो है कार्य प्रणाली में कोई पार्टिसिपेट करने से इनकार नहीं दिया। और वो करते, समझते, जानते तो शायद वो किसी पे हावी होने देते ही नहीं। इस तरह की नीति का नतीजा यह था कि उनका वंशज खाली रह गया और 1839 ईस्वी में एरी में उनकी मृत्यु के बाद जब राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई तो वो समस्याओं से जूझने में असफल रहे जिनका उनका सामना करना पड़ा था। इस लापरवाही से रणजीत सिंह को उसकी जिम्मेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिख साम्राज्य के अंतिम विनाश के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। रणजीत सिंह के समक्ष नागरिक प्रशासन। रणजीत सिंह एक महान जर्नैल और सैन्य अयोग्य थे, लेकिन सामान्य रूप से सक्षम नागरिक आयोजक नहीं थे। उन्होंने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, कुशल और
अनुशासित सेना बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए और उसके लिए उन्होंने कई सुधार भी किए। जहां तक इसके अनुशासन, संगठन और उपकरण का संबंध था, उन्होंने इसे यूरोपीय सेना के मानक तक बढ़ाया। दूसरी ओर वे नागरिक प्रशासन के लिए आवश्यक ध्यान नहीं दे सके। इस तरह के उदार कार्य कुछ ही थे जो लोगों के दिमाग को वफादारी से भरते और राज्य के लिए प्यार पैदा करते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रणजीत सिंह खुद एक उदार, नेक और लोक सेवा करने वाले राजा थे, लेकिन वे अकेले वंचित परिणाम नहीं पैदा कर सकते थे और इस तरह के नागरिक प्रशासन की बुनियादी कमियों की दूर करने में नाकाम रहे। नागरिक प्रशासन में सुधार के अपने सुरक्षा प्रयासों के बावजूद वह अपने लोगों को उन संस्थाओं को देने में नाकाम रहे जो उनमें सेवा की भावना, सार्वजनिक भावना और अनुशासन का सम्मान और सहयोग के मूल्य शामिल करते। रणजीत सिंह के नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में इस तरह की कमजोरियां सिख साम्राज्य के पतन के लिए एक शक्तिशाली कारण साबित हुई। पहले के शब्दों में ये बात पूरा क्लियर था कि वह अपने लोगों के दिल में ऐसा कोई भी महान भावनाएं रखने में असफल रहा जो उसकी मृत्यु के बाद उन्हें एक साथ रखती। उसके बाद था महाराणा रणजीत सिंह का सिख सैन्य राजतंत्र। महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन और अपनी सेना में प्रवीणता लाने में अपनी संपत्ति और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया। उन्होंने फ्रेंच जनरल लॉर्ड बेचुअरकोट इत्यादि जैसे कुछ सबसे समक्ष यूरोपीय लोगों को सेवाओं का उपयोग भी किया। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट एक को तहत सेवा का उसकी सेना को एक आदर्श सेना बनाने में उसकी सहायता भी की थी। उन्होंने सिख सेना को अनुशासन, दृढ़ प्रणाली और युद्ध के यूरोपीय तरीकों को अवगत भी करवाया था और यह भव्य और कुशल सेना बनाई जो विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना के लिए विशाल क्षेत्र को जीत सके। यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि रणजीत सिंह का साम्राज्य एक सिख सैन्य राजतंत्र था, यानी राजा सेना पर अपनी ताकत के लिए निर्भर था तथा दूसरे शब्दों में वह अकेले ही देश पर शासन करने के लिए सेना को नियंत्रण करने में सक्षम था। रणजीत सिंह द्वारा लाहौर के राज्यों पर स्थापित शासन को प्राकृतिक से स्वाभाविक ही था कि उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद नहीं टिक सके। सिखों का शासक वास्तव में क्रामवेल जैसा एक सैनिक था जो आक्रमण सैन्य विचारों से प्रभावित लोगों पर शासन कर रहा था। सेना उसके जीवन काल के दौरान किसी भी तरह से उसके पक्ष वश में नहीं रही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जल्द ही यह नियंत्रण से बाहर हो गया और राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी मजबूत खालसा सेना के नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं थे, जिस कारण सेना के नागरिक प्रसिद्धीकरण से अपमानित किया और देश में अराजकता पैदा की। समय बीतने के साथ सेना इतनी मजबूत हो गई कि उसने राजाओं और मंत्रियों को बनाने की भूमिका निभाई। शक्तिशाली खालसा सेना से कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सिविल अधिकारी इतने डरे हुए थे कि और सेना ने भयभीत थे कि रणजीत सिंह के संसार को अलविदा करते हुए ही पूरा प्रशासन रुक ही गई। इस संबंध में पेने ने इस प्रकार पर टिप्पणी भी किया था कि प्रत्येक राज्य अधिकारियों के पता था कि सेना की नाराजगी मोल लेना अपने स्वयं की मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने के बराबर था। तो ये बात तो क्लियर ही थी और समझ भी थी। और इतना ही नहीं, सेना के नीचे और अनचाहे कार्य सिख राज्य के योजनाबद्ध और महत्वाकांक्षाओं के सिखों के खिलाफ एक सीधा टक्कर पर पाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जो हमेशा सिख साम्राज्य को अधीन करने की आशा का पोषण कर रहे थे। इस प्रकार सेना को बहुत अधिक महत्व देना रणजीत सिंह की ओर से खतरनाक कदम था। उन्होंने पहले से ही जागीरदारों की शक्ति को कम कर दिया था और उसके उत्तराधिकारी की प्रांत को मजबूती से पकड़ने में असमर्था साबित हुए। सेना पर जरूरी चेक बनाने के लिए रणजीत सिंह की विफलता अंततः उसके साम्राज्य के लिए घातक भी साबित हुआ। उसके बाद रणजीत सिंह द्वारा गोपनीय अधिकारी का गलत चयन। माना जाए कि कुछ गोपनीय अधिकारी उनके विश्वास के योग्य साबित नहीं हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ अनुचित गठजोड़ करके अपनी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच लिया। अधिकारियों के विश्वासघात व्यवहार से ने बहुत ही गंभीर समय पर सिख सरकार को अनावश्यक नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद केंद्रीकृत तथा निरंकुश सरकार, ठीक है। उसके बाद जो था हमारा केंद्रीकृत तथा निरंकुश सरकार, इसमें क्या थी? महाराणा रणजीत सिंह ने सरकार का केंद्रीय रूप स्थापित किया था। विशाल और असीमित शक्तियां उसके हाथों में थी। वो सरकार का मुखिया था और सभी अधिकारी का सूत्र भी था। वो सेना का कमांडर इन चीफ और न्याय प्रणाली का भी प्रमुख था। वो किसी को भी किसी भी पद पर नियुक्त, पदोन्नति, स्थानांतरित और खारिज कर सकता था। स्टेट बैंक के मुताबिक रणजीत सिंह एक षड्यंत्र प्रभु थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति किया, सिक्कों की चलाया और न्याय प्रदान भी किया, राजस्व वसूला और युद्ध घोषित भी किया और अपनी इच्छाओं के अनुसार शांति स्थापित भी किया। रणजीत सिंह की केंद्रीकृत नीति ने उसे अधिकारियों के पहल को मौलिकता के लिए गुजारिश नहीं छोड़ी।
एन.के. सिन्हा के इस बात पर क्लियर लिखते हैं कि हर महत्वपूर्ण मामले में अकेले और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के आदी होने के कारण वह रणजीत अपनी रुचियों के अनुकूल होने पर अपने दरबारियों पर परामर्श करने का मात्र प्रदर्शन करते थे। तो ये तो बात है, कोई भी प्रशासन जो है खुद नहीं चलाई जा सकती है। इसमें रणजीत सिंह अपने व्यक्तित्व गुणों के कारण शासन की अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल रहे। इसके अलावा रणजीत सिंह के समक्ष मंत्रियों और अधिकारियों के दीवान में कम चंद्र, सरदार हरि सिंह, नवल भावनी दास और मिश्र दीवान चंद्र, फकीर अजीज उदयदीन की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी और लवर्ड वेचोरा और कोर्ट जैसे यूरोपीय अधिकारी जल्द ही उसकी मौत के बाद में चले गए। समग्र अधिकारियों की मौत और सिंहासन पर सक्षम और कमजोर उत्तरदायी के सिलसिले के कारण प्रशासन में गिरावट आई और सिख साम्राज्य के पतन की धुन तय हुई। उनकी मृत्यु ने एक निर्वात बनाया जो भरा नहीं जा सकता है। लेपर ग्रिफिन ने इस बात को क्लियर कहा था कि हिंसा, विश्वासघात और खून खराबे पर प्रस्तापित एक राज्य अपने संस्थापक के बाद लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, क्योंकि यह एक व्यक्ति की सैन्य और प्रशासनिक प्रतिभा पर बनाया गया था और राज्य अपने निर्माता की मृत्यु के बाद टुकड़ों में बांट दिया गया। उसके बाद था रणजीत सिंह के निजी दोष और कमजोरियां। देखिए, महाराज रणजीत सिंह के व्यक्तिगत चरित्र दोष भी सिख साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ। एक इतिहासकार ने सही टिप्पणी भी किया है कि अधिकांश पुरुषों की तरह जो प्रशासनिक शक्ति और सैन्य प्रतिभा के लिए इतिहास में प्रतिष्ठित है, रणजीत सिंह भी स्त्री प्रभाव के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उनके 18 रानियां और बड़ी संख्या में बच्चे थे, जिस कारण विवादित उत्तराधिकारी की एक श्रृंखला पैदा की समस्या कर दिया। यानी आप कह सकते हो कि 18 रानियां और उनके बड़ी बढ़ते हुए संख्या में बच्चों की संख्या, ये भी इसका कारण था। समस्याओं में अशांति और अराजकता की अवधि उत्पन्न कर दिया। 1843 तक एक के बाद एक कमजोर शासकों का सिंहासन हटा दिया गया। जब अंत में महाराजा के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह का ताज पहनाया गया तो उसके बड़े वंश ने स्वयं विनाशकारी चालें और अद्वितीय परिणाम के विश्वासघातों के मध्य से सिख राज्य को नष्ट कर दिया। उन्होंने न केवल एक महान विरासत को खराब कर दिया बल्कि सभी की आंखों में खुद को बेइज्जत कर दिया। इतना ही नहीं, उसके मूर्ख और लापरवाही के कार्य ने केंद्र में नागरिक प्राधिकरण के कमजोर कर दिया, जबकि रणजीत सिंह के समय के दौरान यह मजबूत और शक्तिशाली हुआ करता था। तो ये बात तो सच्चाई है कि भाई जिसने इतने सारी रानियां और इतने सारे बच्चे हों तो उसमें संघर्ष तो होना ही था। महाराज रणजीत सिंह ने ये सबसे बड़ी गलती किया और जिसकी वजह से जो है उनका शासन का अंत होना सुनिश्चित हो गया। उसके पश्चात था अतिरिक्त शराब की बुरी आदत ने न केवल उनके दृढ़ संकल्प और साहस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी खराब कर उसके जीवन को कम कर दिया। आपको पता है कि शराब की जो आदतें होती है किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होती है। जब बड़े बड़े महाराजा को ढेर कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए अभी से बचिए, शराब को छोड़िए। शराब किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, वो सेहत के लिए सदैव हानिकारक रहता है। तो यही बात महाराज रणजीत सिंह अगर समझ जाते समय रहते तो शायद जो है उनका जो राज्य का जो लोप हो गया वो नहीं हो पाता, क्यों बल्कि स्वास्थ्य जो उनका शराब की वजह से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन जो था खराब करता गया। खराब कम करने की वजह जीवन कम कर दिया और ऐसा हो सकता है कि इन दोषों के कारण वो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार का सहारा लेने के लिए साहस जुटाने में नाकाम रह गए। क्योंकि जो व्यक्ति शराब की आदी हो जाता है उसको शराब में ही, नशे में ही उसकी ताकत दिखती है, बाकी वास्तविकता में उसकी ताकत नहीं दिखती है, वो खोखला हो जाता है। शायद क्या पता इन्हीं कारणों से वो अंग्रेजों से लड़ाई युद्ध न कर सके और धीरे धीरे उनकी बातों को टालते चले गए। अंग्रेजों ने उनकी कमजोरी और उनके खिलाफ कठोर रवैया कमी का लाभ भी उठाया हो। ठीक है, तो इस तरह से महाराज रणजीत सिंह ने जो है तहस नहस कर दिया। उस पर रणजीत सिंह युद्ध लड़ने में व्यस्त रहे। रणजीत सिंह केवल 17 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने सत्ता संभाली थी। उस समय वह केवल गुजरात वाला और वजीवाड़ा, पिंड, दान खान और आसपास के क्षेत्रों के मालिक थे। उनके जैसे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने पूरे पंजाब का शासक बनने का सपना देखा। पंजाब की राजनीतिक स्थिति में भी उनके सत्ता में उदय के लिए अनुकूल थी और रणजीत सिंह विजय के रास्ते पर चल पड़े थे। रणजीत सिंह के अपने पूरे जीवन में युद्ध लड़ने में व्यस्त रहे। यानी कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरा जीवन जो है युद्ध लड़ा। शायद इसी वजह से जो था अंतिम घड़ी में, अंतिम चरण में उन्होंने युद्ध से को टाला और स्वयं को जो है शराब मदिरा में अपना जीवन व्यापन किया। हो सकता है एक कारण हो। हालांकि वह इस तरह की नीतियों का उपयोग करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहे, लेकिन तथ्य यह है कि उनकी राज्य साम्राज्य की पूरी को दूरगामी परिणाम का सामना भी करना पड़ा। पहली जगह युद्ध में व्यस्त होने के कारण रणजीत सिंह नागरिक प्रशासन के संबंध में अपनी स्वच्छता योगदान नहीं दे सके और न ही अपनी प्रजा के कल्याण के लिए पूरी मदद करने में सक्षम थे। दूसरा, वह अपनी संतानों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में नाकाम रहे। रणजीत सिंह की ओर से लापरवाही का नतीजा यह था कि उसके सभी बेटे अशिक्षित
रहे और अपने साम्राज्य की गरिमा को कायम रखने में नाकाम रहे। वो सभी विश्वासघाती सिख प्रमुखों के हाथों में कठपुतली बनते रहे, जो सिख साम्राज्य की किसी भी कीमत पर हथियाने के लिए तत्परते थे। तीसरा, निरंतर लड़ाई ने सरकारी खजाने की खाली कर दिया और सिख राज्य के लिए कई कठिनाइयों का कारण निर्माण भी किया। देखिए, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपका कोई योग्य है, वंश है, आगे आप बढ़ा रहे हो, अगर वो अशिक्षित रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, तो उनके विचार कहाँ प्रकट होगा और कहाँ वो कुछ आगे कर पाएंगे। अशिक्षित व्यक्ति जो है कुछ भी करने लायक नहीं रहता है। तो महाराजा रणजीत सिंह को जब इतना बड़ा उन्होंने सम्राट बनाया, इतना बड़ा सम्राट बने और इन्होंने इतना कोशिशों से अपना सम्राट को खड़ा किया और पंजाब सूबे को उन्होंने जीत लिया, तो उनका सबसे बड़ा दायित्व था कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, हर तरह के वो जो फौजी जो है लड़ाई करने की कला सिखाते हैं, तब जाके जो था उनका साम्राज्य आगे चल भी पाता। ठीक है, ये सब कारण जो थे ये विघटन का कारण था। अब जो हम विचार करेंगे अन्य कारक जो सिख साम्राज्य के क्षय का कारण बन गए। अगर कोई और भी कारण थे, जो हमने 2 पॉइंट लिया था, ठीक है, अन्य कारण में रंजीत, तो पहला कारण तो रंजीत सिंह स्वयं थे, दूसरा था अन्य कारण जो उनके जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। तो उसमें था महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य के उथल पुथल और अचानक पतन के लिए पूरी तरह दायित्व ठहराना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, उन्होंने 17 साल की उम्र से ही अपना जो है कार्य स्टार्ट कर दिया था और इतना बड़े साम्राज्य बनना, काफ़ी समय तक युद्ध में वो व्यस्त थे। लेकिन अंत की घड़ी में क्या हुआ, वो युद्ध को अलग हो गए थे, युद्ध से अलग अपनी विचारधारा कर लिया था, इसलिए अंग्रेज को उन्होंने जवाब नहीं दे पाए और जिसकी वजह से पतन भी हुआ। लेकिन उन्हीं को ही सब कुछ गलत ठहरा देना न्याय उचित कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अब अन्य कारणों की जांच करें जिन्होंने शक्तिशाली सिख साम्राज्य के विखंडन में अपना हिस्सा खोला, जिसके लिए रणजीत सिंह सीधे जिम्मेदार नहीं थे। सबसे पहला बात तो यही आता है कि महाराजा के दरबार में विषम और विरोधी तत्व की उपस्थितियां। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में विविध विरोधी और असंगत तत्व शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप उनमें उद्देश्य की समानता व दृढ़ की कमी थी। जब तक रणजीत सिंह जीवित थे, उन्होंने इन विषम पार्टियों को अपनी सत्ताकर्ता और नियंत्रण का तख्त रखा, लेकिन रणजीत सिंह के निधन के तुरंत बाद उन्होंने सिख साम्राज्य का अपना कब्जा स्थापित करने के इच्छुक हो गए और 2 मजबूत गुटों के रूप में अपनी उपस्थिति बनाई। इसमें एक तरफ डोगरा प्रमुख के ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह, और दूसरा और जो था संधवालिया के अजीत सिंह, अंतर सिंह और कल्याण सिंह, ये दोनों ने अपनी जो है सर उठा लिया उनके मृत्यु के पश्चात ही। उन्हें क्रूजोन के दरबार में महल दोनों में डर और संदेह, घृणा और ईर्ष्या का माहौल बना दिया। इसमें एक निरंतर युद्ध से रक्तपात और एक दूसरे के प्रतिद्वंदित की हत्या का अनुमूलन किया। इस प्रकार डोगरा और संधवालिया चीफों के महत्वाकांक्षा और संपत्ति और शक्ति के लिए वासना ने सिख साम्राज्य के विनाश का तेज कर दिया। रणजीत सिंह के कमजोर और सक्षम करने वाले उत्तराधिकारी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कमजोर और सक्षम शासक थे और रणजीत सिंह की मौत के बाद मामलों के शीर्ष पर एक समक्ष व्यक्ति होता तो स्थिति बदल भी जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। सिख और अंग्रेजों के एक दूसरे के साथ टकराव हुआ और आखिरकार सिख और राजशाही का अंत की ओर अग्रसर कर दिया। सच्चाई यह है कि सिखों का 1840 के दशक में प्रवेश दुखद और असंतुलित और विनाशकारी कारकों के साथ हुआ। उसके खिलाफ खतरनाक ताकत के बावजूद रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अपने महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती मंत्री, विशेष रूप से डोगरा और संधवालिया के हाथों कठपुतली की तरह बने रहे। उन्होंने स्वयं ही विनाशकारी चालों और द्वितीय जो है परिणामों के विश्वासघातों के माध्यम से सिख राज्य का नष्ट कर दिया। उन्होंने न केवल एक महान विरासत को खराब कर दिया, बल्कि सभी की आंखों के सामने खुद को बेइज्जत भी करवा दिया। इतना ही नहीं, उनके मूर्ख और लापरवाही कार्य ने केंद्र में नागरिक प्राधिकरण को कमजोर कर दिया, जो रणजीत सिंह के समय के दौरान बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली था। इसके कमजोर होने से सेना को राज्य के कमांडर हासिल करने का मौका भी मिला, यानी इनको कमज़ोर होने से जो था कमांडर सभी को उसको मौका मिल गया और उसने राजाओं के निर्माण में जो है सत्ता भूमिका निभाई। इस प्रकार डोगरा और संधवालिया ने जो था इनके जो शासन को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, महाराजा के उत्तराधिकारी का सिख साम्राज्य कमज़ोर कर दिया, यानी डोगरा और संध्या ने पूरा जो है कमज़ोर कर दिया। और उन्होंने जो इस घटना को देख रहे थे, पहले से ही खबर बिखर रहे साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए कोई समय नहीं गंवाया। तो अंग्रेज को तो पहले ही पता लग गया था कि इनका साम्राज्य जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि षड्यंत्र की जो चालें थी वो यहाँ पर चली जा रही थी और अंग्रेजों को भापते हुए जो है समय नहीं लगा। एक नामी इतिहासकार ने ये बात को क्लियर कहा था कि खान का कहना था कि जहाँ दौलत इकट्ठी हो जाती है वहाँ लोगों का पतन हो जाता है।
और साम्राज्य व्यवहार के शिकार हो जाता है। जहां साख खून के राजकुमार अपने आप में लड़े तो उन्हें अपने स्वामी व्यक्तित्व सिरे को पाने के लिए पाखंडी तरीकों का काम किया जाता है। वो सभी देश को असली शासक बनाना चाहते हैं। तो बात तो सही है कि जहाँ धन इकट्ठा हो जाता है तहाँ धन की जो कहते हैं ना अकड़ होती है तो वो विनाश की लीला सुनिश्चित कर देती है। उसके पश्चात इस प्रकार अराजकता, अविश्वास और गड़बड़ी की प्रचलित स्थिति ने धनाधन खून खराबे के साथ मिलकर सिख साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसके कब्जे को बेग दे दिया। तो बेग देना इसको सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद था शक्तिशाली और अशांत खालसा सेना। अपनी भयानक सेना के साथ महाराजा रणजीत सिंह पठान जैसे मजबूत सेनाओं से लड़ने और बड़े सिख साम्राज्य के निर्माण के लिए विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। जब तक वह जिंदा था तब तक अपने शक्तिशाली सेना की अच्छी तरह से नियोजित और सख्त नियंत्रण में रखे हुए थे। लेकिन 1839 एडी में उनकी जब मृत्यु के बाद उसके कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी इस भयानक बल को रोकने में असमर्थ रहे। इसके अलावा हरि सिंह नलवा और दीवान हुकुम चंद्र, मिस दीवान चंद्र, फकीर अजीउद्दीन जैसे सक्षम और देशभक्त जनरलों की मौत के बाद ऐसी कोई कमांडिंग प्रतिभा नहीं थी जो सेना को अपनी निगरानी और नियंत्रण में रख सके। सेना के जल्द ही बेचैन हो गए, अंततः शांत हो गई और प्रमुख्य बनाना शुरू कर दिया। यह राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण भी चाहती थी। जब शेर सिंह कम खजाने के कारण सेना को दिए उच्च वेतन के वादे को पूरा करने में नाकाम रहा तो सैनिकों ने हिंसा और लूटपाट के कृत्यों को अंजाम देकर अपने क्रोध को बाहर निकाला, जो कि सम्राट का पतन का जो है मुख्य कारण भी था। इस प्रकार एक नए खतरे ने क्षेत्रीय प्रमुखों और राजनीतिक सलाहकारों को धमकाया भी। केवल ताकतवर मक्कार पुरुष या तो कमजोर या धोखेबाज इस बलों को आदेश देने के लिए जीवित रहे। लाल सिंह और तेज सिंह सबसे जो है विश्वासघाती साबित हुए और अपने देश को अपने उद्देश्य की हासिल करने के लिए बेच दिया। उनके बिना पंजाब का भाग्य अलग होता। सर विलियम स्प्रिंगबर्न मानते हैं कि सिख के हार और विलुप्त होने का कारण मुख्य रूप से लाल सिंह और तेज सिंह को धोखाधड़ी था। कनिष्ठ ने भी बात को क्लियर कहा था कि कनिधम में भी कहा था कि खालसा सेना का नेतृत्व ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया था जो न केवल युद्ध के दांवपेच से अनजान थे बल्कि अपने अनुयायी के प्रति अविश्वासघाती भी थे। उन्होंने आगे कहा है कि हिम्मत करने वाले जिक्र और निपुषित करने के लिए अनेकों हाथ थे, लेकिन सभी की उत्तेजित करने और मार्गदर्शन के लिए मत नहीं था। उसके बाद था डोगरा प्रमुख की विश्वास निष्ठा। महाराजा रणजीत सिंह के डोगरा प्रमुख ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह को दरबार में उच्चतम स्थान पर पहुंचाकर उसमें विश्वास व्यक्त किया था। ध्यान सिंह जो विशेष रूप से महाराजा के प्रिय था ने महाराजा के वंशज के लिए एक के बाद एक परेशानी खड़ी की जो आसानी से इस महत्वाकांक्षी डोगरा प्रमुख की सनक का शिकार बने। राजकुमारों के दुखद और असीमित मौत काफ़ी हद तक उसके सब भ्रष्ट डालों के कारण हुए। ध्यान सिंह अपने बेटा हीरा सिंह के लिए लाहौर के सिंहासन पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, जो महाराजा रणजीत सिंह का एक पसंदीदा था और कई सालों से उसे मामलों के शीर्ष पर लाने की कोशिश भी की जा रही थी। समय समय पर इसके द्वारा पैदा की गई बाधाओं ने पंजाब सरकार के जो स्वास्थ्य प्रणाली की बाधित कर दिया। संदेह में एक नवी इतिहासकार ने बात बिल्कुल बोला था कि सपना यह था कि हीरा सिंह उसके परिवार का वारिस या उनकी उभरती पीढ़ियों में से सबसे होनहार अंत में महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन उत्तराधिकारी बने। इसके महाराजा के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और सभी वजीर, सलाहकार और सरदार दूर करने थे जो डोगरा गुट में शामिल नहीं होंगे। उसके पश्चात खड़क सिंह और ननिहाल सिंह की असीमित मौत। खड़क सिंह की मृत्यु 5 नवंबर 1840 को 28 वर्ष की आयु में बहरहाल महीने में कम समय के शासन के बाद हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह और चंद कौर के पुत्र ननिहाल सिंह को 18 साल की उम्र में पंजाब का शासक घोषित भी किया गया था। उसमें महत्वाकांक्षा और युद्ध प्रिय भावना थी, एक उत्सुक वृद्धि और एक संपुष्ट जो है अंतर्दृष्टि थी। एक उत्तम राजा होने के सभी गुण परिपूर्ण थे। कनिधम के मुताबिक वह रणजीत सिंह का सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, परंतु जब ननिहाल सिंह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद महल लौट रहा था तो अचानक एक प्रवेश द्वार धराशायी हो गया। तो प्रवेश द्वार धराशायी हो जाने की वजह से, गिर जाने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया था और उसकी चोट घातक साबित हुआ। ठीक है, लेकिन जो है प्रवेश द्वार धराशायी होने का उसमें चाल था कि क्या था, ये तो अपने अपने इतिहास का अपने अपनी विचारधारा है, लेकिन जो उसको चोट लगा वो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। 20 वर्ष की उम्र में ननिहाल सिंह की असीमित मौत ने सिख को एक भयंकर
झटका सा लगा। पंजाब में प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने का उनका सपना धराशायी कर दिया। सिख साम्राज्य की नीति की रक्षा के लिए वो जैसे ही न रहा, अन्य उत्तराधिकारी के बीच डोगरा चीफों और अंग्रेजों में समर्थन पाकर उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। उसके पश्चात लाहौर दरबार में षड्यंत्र, हिंसा, कई कृत्यों और गहरे षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप महाराजा के शासन के सही दावेदार को खत्म कर दिया गया। शुरुआत से ही डोगरा प्रमुख रणजीत सिंह के अनुमान में खड़क सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने खड़क सिंह को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था, जबकि ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त भी किया गया था। जब ध्यान सिंह ने पाया कि खड़क सिंह का अपने पसंदीदा नेता चेत सिंह बजाव के प्रति बहुत अधिक झुकाव था, तो उसके बचपन के शिक्षक होते नाते उन्होंने चेत सिंह को खत्म करने के लिए खड़क सिंह के बेटे नैनिहाल सिंह के साथ षड्यंत्र भी रचा गया था। इसके तुरंत बाद ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह द्वारा 8 अक्टूबर 1939 में महाराजा के निजी क्वार्टर में तेज सिंह की हत्या कर दी गई। माना जाता है कि ननिहाल सिंह इस षड्यंत्र के साथ एक मत था। इतिहासकार ने अपनी बात कही है कि चेत सिंह की हत्या और खड़क सिंह की जौहरन सेनावृत्तियां हिंसक कृत्य की एक श्रृंखला साबित हुई, जो आखिरकार सिख साम्राज्य के विघटन का सबसे बड़ा कारण भी बना। खड़क सिंह की मौत के बारे में साहसी चिकित्सालय के संदेह किया कि खड़क सिंह की धीमी गति के जहर दिया गया था। ननिहाल सिंह की मौत भी उसे सिंहासन पर चढ़ने से रोकने के लिए ध्यान सिंह द्वारा इंजीनियरिंग किए जाने का संदेह है। चंद कौर, जिन्होंने राज्य के मामले के रेजिमेंट के रूप में संभाला भी था, भी ध्यान सिंह द्वारा षड्यंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जब उन्होंने हीरा सिंह को पंजाब का महाराजा बनाने से इनकार कर दिया तो स्वयं सिंहासन का दावा किया, क्योंकि वह ननिहाल सिंह के बच्चे के साथ गर्भवती थी और उसका सरकार को अपने हाथों में रखने का मन था। शेर सिंह को भी संधवालिया से धोखा दिया गया। वह हर मामले में पूरी तरह से उनकी सलाह के निर्देशित था, लेकिन उसकी और उसके युवा बेटे प्रताप सिंह की अजीत सिंह और संधवालिया से ध्यान सिंह के साथ हत्या कर दी। तो ये सारे जो षड्यंत्र थे उनके घरों में ही रची जा रही थी, तो इसका पतन तो होना सुनिश्चित कर दिया था। पंजाब का विलय करने के लिए ब्रिटिश सरकार की साजिश, अब ऊपर से जो है ब्रिटिश सरकार भी अपनी साजिश की जा रही थी। अंग्रेज शुरुआत से ही वर्जनित और राजनीतिक कारणों के लिए पंजाब को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पी थे। विशेष रूप से बंगाल में अपनी पकड़ बनाने के बाद वे सिखों के तहत एक मजबूत, एकजुट और जो स्वतंत्र पंजाब के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी के महाराजा के साथ समय समय पर निरंतर शांति और स्थायी दोस्ती स्थापित करने के लिए की गई थी। अन्य संधियों का पालन नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने कई मौकों पर उन्होंने जो है निर्देशात्मक उल्लंघन भी किया और किलों और कोटों का निर्माण कर महाराजा के क्षेत्र को घेरने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार अजीत सिंह के शासनकाल के दौरान भी जो है पंजाब में अराजकता और विकार पैदा करने की अपनी नीति में व्यस्त रही। उन्होंने पहली बार पेशावर में सैयद अहमद को उकसाया, लेकिन अजीत सिंह उनके लिए बहुत मजबूत और शक्तिशाली साबित हुए और इस षड्यंत्र से कुछ भी नहीं निकला। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नीचा दिखाने के लिए और उनके खिलाफ विरोध करने के खिलाफ पंजाब को व्यापारिक से जो है षड्यंत्र किया। कहते 1757 ईस्वी में फ्लपसी के युद्ध प्रसिद्ध लड़ाइयों से पहले बंगाल के शासक की ओर से एक समान नीति भी अपनाई गई। न केवल उन्होंने सिंध, फिरोजपुर और सिरकुपुर के प्रश्न पर महाराजा के उत्तेजित किया और अपमानित भी किया, उन्होंने सिख जनता को उनके खिलाफ उकसाने की नीति को भी पालन किया। उन ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य से जो एक दूसरे के बहाने तहत पंजाब क्षेत्र का दौरा करते रहते थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने सिख जनरलों को अपने जाल में फंसा लाने के लिए उन्हें कई आकर्षक लोभावनों की पेशकश भी किया गया। महाराजा रणजीत सिंह की मजबूत और भव्य सिख सेना 1845-46 ईस्वी के पहले एग्लो सिख युद्ध में आसानी से हराए नहीं जा सकते थे अगर इसके जनरल लाल सिंह और तेज सिंह और गुलाब सिंह धोखा नहीं देते। यानी सारे जो षड्यंत्र जो है कहते हैं जो विघटन हुआ उसका मुख्य कारण जो था लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह। कहते हैं जब अपने घर में दुश्मन हो तो आप कैसे जीत सकते हो, जब आपके खिलाड़ी आपको कमज़ोर कर देते हो तो आप कैसे जीत सकते हो। जहाँ पर सिख जो है सिपाही जीत रहे थे वहाँ इनकी जो है बेगारी और इनकी जो है देश गद्दारी
जिनको जो है तहस नहस कर दिया। लाल सिंह और तेज सिंह और गुलाब सिंह ने धोखा दिया। वो अंग्रेजों के बुरे डिजाइनों के सामने एक सामान्य शिकार बन गए और सिखों को अकेले छोड़ दिया। वास्तव में जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब के युवा अनाथ शासक दिलीप सिंह के खिलाफ विश्वासघात के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गुलाब सिंह डोगरा को दिया गया इनाम इसका सबसे बड़ा सबूत था। लाल डलहौजी ने आखिरकार निर्दोष नाबालिग दिलीप सिंह के साथ दगा किया और उसने अंग्रेजों पर अपनी देखभाल करने और वाले के रूप में पुण्य विश्वास व्यक्त भी किया था और पंजाब का विलय का अपनी महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी भूख को पूरा किया। तो अंग्रेज ने जो है दिलीप सिंह के साथ धोखा भी किया, क्योंकि वे एक बच्चे थे और उनको जो है पेंसिल से उनके जीवन चल रही थी, लेकिन जो है राज्य छीन के अपना राज्य को स्थापित करना विलियम बैटरी के लिए, जो लाल विलियम बैटरी था, उसके लिए बहुत ही कहते हैं ना धोखा का सबूत दिया। ठीक है, लाल विलियम बैटरी डलहौजी यानी लाल डलहौजी ने भी इसका जो है प्रतिनिधित्व किया और इस तरह से जो है पंजाब में जो है ब्रिटिश सरकार ने मिला लिया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय कर लिया। और इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक भी जो है 7 चैप्टर भी है जो है पुण्य खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आई है चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा ही है कि हर एक टॉपिक में हर एक रानी, हर एक महाराजा ने अपनी अपनी प्रतिनिधित्व को निभाया है और इसको समझना आपका फ़र्ज़ है। समझ में तभी आएगा जब आप बार बार इस वीडियो को देखोगे, समझोगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना आपके फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको समय समय पर जो है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका मिलता रहेगा आपको, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर तक बनाई जा चुकी है और ये आपको लाभान्वित करेगी। साथ में अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी हैं, जैसे कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अभी सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगाइए, जिससे कि 2 बच्चे आपके आसपास पढ़ते होंगे, उनको भी इस चैनल के बारे में पता लगे और वो भी उसको इससे लाभान्वित हो। सोचिए मत, भलाई करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा तो इससे ये होगा कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे वो लोग देखेंगे, ठीक है, और इसके चैनल के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और शायद उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो सोचिए मत, अगर देख रहे हो आप मेरा चैनल तो ज़रूर मेरी बातों पे अमल कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो ज़रूर लगाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।